लखनऊ की एक अदालत में संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा नाम के गैंगस्टर को जब सरेआम अदालत के परिसर में उस कार्यालय में गोलियों से भून दिया गया तो लोगों को अतीक और अशरफ वाली कहानी फिर याद आ गई। बहुत हद तक समानताएं हैं। एक समानता तो यह है कि ये मुख्तार अंसारी के खासम खास है। हालांकि ये शख्स जो है ये कई बड़े राजनीतिक हत्याकांड में जुड़ा रहा है। एक हत्या कृष्णानंद राय की जो हुई थी, मुन्ना बजरंगी का ये खास शख्स था। मुन्ना बजरंगी जो मुख्तार अंसारी के दाहिना हाथ थे। दूसरी जो बड़ी घटना है वो ये कि मायावती की जिंदगी बचाने वाले, मायावती की इज्जत आबरू बचाने वाले बीजेपी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी, अगर आप उस घटना को जानते हो, गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था, उनकी हत्या में भी इसी का नाम सामने आया था। और 90 के दशक में वो सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक थी जहां पर इसने उनकी हत्या कर दी थी। वो किस्सा भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके ऊपर भी तमाम आरोप थे। जान का खतरा बता रहा था। पुलिस प्रशासन में शिकायत की थी और अदालत परिसर में जब ये आता है तो वहीं पर वकील के भेष में एक शख्स आता है, इसे गोली मार देता है। कुछ देर ये वहां पड़ा रहता है, कार्यालय में ही तड़पता रहता है। बाद में इसकी वहीं मौत हो जाती है। इस हमले में एक महिला, एक बच्ची भी घायल हुई है। और जब ये घटना हुई तो अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि यूपी में इस तरह की घटनाएं जो हैं ये दूसरी बार देखने को मिली। अतीक और अशरफ के बाद मिली हैं। जिसने मारा उस शख्स का नाम विजय यादव बताया जा रहा है। अब मुख्तार का चहेता, जो मुख्तार के सबसे बड़े दुश्मन कृष्णानंद राय की हत्या में जिसका नाम आया, हालांकि बाद में उस मुकदमे से बरी हो गया। वैसे बरी तो मुख्तार भी हो गए थे। दूसरा मामला इसके ऊपर आया ब्रह्मदत्त द्विवेदी का। ब्रह्मदत्त द्विवेदी वाला मामला जो है हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो मामला बहुत महत्वपूर्ण है यूपी की सियासत में। मायावती के कैसे वो खासम खास थे और मायावती की जिंदगी बचाई थी उन्होंने। उनका नाम जो है कई बार बहुजन समाज पार्टी के नेता लेते हैं। कैसे समाजवादी पार्टी के लोग जो है मायावती को गालियां दे रहे थे, मायावती को मारने की कोशिश कर रहे थे। मायावती उस बात को लेकर मुलायम सिंह यादव को माफ नहीं कर पाए। उस कहानी पर जाए उससे पहले एक बार इसके बारे में आपको बताते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खूंखार गैंगस्टरों में एक है। इसका नाम जो है ये मुजफ्फरनगर जिले से आता है और वहीं से इसने शुरुआत की। कहा जाता है कि शुरुआती दौर में ये एक कंपाउंडर हुआ करता था। यहीं पर काम करने के दौरान दवाखाने के मालिक को इसने अगवा किया और यहीं पर जो दवाखाना का मालिक था उससे पहली बार 2 करोड़ की फिरौती मांगी। शुरुआत में इसकी अदावत जो है वहीं पे एक और गैंगस्टर थे मुंज, उनसे चलती थी। प्रॉपर्टी, रंगदारी का विवाद, तमाम तरीके विवाद करता था। 2007 में सुशील गैंग में ये शामिल होता है और सुशील गैंग के मेंबर की हत्या करता है और उसके बाद इन दोनों गैंग के बीच में अदावत शुरू होती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इसका पॉपुलर मामला था वो था ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या वाला मामला, क्योंकि उस मामले ने यूपी की सियासत को पलट कर रख दिया था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक बड़ी शख्सियत है। बसपा और बीजेपी के बीच में एक ब्रिज थे जिनको, और इसीलिए हमको लगता है कि आपको वो वाला किस्सा भी सुनाना चाहिए हमको। कहानी यह है कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी मायावती मुख्यमंत्री थी और 3 जून साल 1995 को वो मुख्यमंत्री बनी थी। इससे कुछ घंटे पहले वो लखनऊ के मीरा गेस्ट हाउस में बंद थी। डरी थी, सहमी थी। समाजवादी पार्टी को लेकर कहा जाता है कि उनके हथियारबंद समर्थकों ने उस गेस्ट हाउस को घेर रखा था। एक औरत, एक दलित औरत, और इसके चलते जितनी गंदी, भद्दी, घिनौनी गालियां थी वो सब मायावती को दी जा रही थी। कहा जाता है कि जो कुछ कह सकते थे वो सब कुछ कहा गया और मायावती अंदर से भाजपा के नेताओं को फोन मिलाती हैं और लगातार वो कोशिश करती है। लेकिन मायावती पर एक किताब आई थी बहन जी, उसके मुकाबले कहा जाता है कि जिन जिन नेताओं को मायावती ने फोन मिलाया उसमें से एक नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे। मामला जो है वो डीएम से बात की गई, एसपी से बात की गई। लेकिन जो कहानी निकल कर आती है मुख्यतः वो ये है कि मायावती ने जब मदद मांगी तो डीएम एसपी के आने के पहले ब्रह्मदत्त द्विवेदी पहुंच गए और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो एक कद्दावर नेता थे, दबंग नेता थे, वो समाजवादी पार्टी के नेताओं और मायावती को बचाने के बीच में एक दीवार बन गए थे। जब तक पुलिस नहीं आई तब तक वो मायावती के लिए खड़े रहे और यही वजह है कि मायावती ने ताउम्र उनको अपना भाई माना। हालांकि बहुत साल जीवित नहीं रहे। 95 में घटना हुई, 2 साल बाद उनको इसी जीवा ने मार दिया था। लेकिन उनके परिवार के लोगों से भी मायावती संपर्क में रही। उनका और इस सम्मान को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2007 में मायावती ने जब अनंत कुमार मिश्रा को फर्रुखाबाद से चुनाव लड़वाया था तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने मायावती की गेस्ट हाउस कांड में जान बचाई थी और हम उनका एहसान मानते हैं। अब ब्रह्मदत्त द्विवेदी जिसको इस जीवा ने मारा था वो एक कवि थे, नेता थे, अटल जी की शख्सियत वाले थे, ब्राह्मण भी थे, तो अटल जी के काफी करीब हो गए थे और बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन में इस बीच में काफी उनका
इस्तेमाल किया, काफी पॉपुलर हो गए, धीरे धीरे वायरल होने लगे। बसपा और इनके बीच जो संबंध अच्छे थे तो दोनों लगातार आगे बढ़ रहे थे और कई लोगों को लग रहा था कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी के चलते यूपी में कोई कुर्सी खाली न करनी पड़े। हालांकि जब उनकी हत्या हुई तो राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह ने यह माना था कि राजनीतिक कारणों से हत्या हुई है। कई नेताओं के नाम सामने आए थे, जिसमें एक नेता तो सपा से थे, विजय सिंह, उन पर आया था। लेकिन एक नाम और आया था जो मौजूदा दौर में बीजेपी से सांसद है और उनका नाम आया था मरवाने में। वो नाम था साक्षी महाराज का। हालांकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की जब हत्या हुई तो सीबीआई जांच हुई। जीवा और हालांकि बाद में इस जीवा को और समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाद में अलग अलग अदालतों में गए, लेकिन वहां भी उनकी सजा जो है वो बरकरार रही। लेकिन ये जो मुजरिम है ये हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर, शामली से लेकर बागपत तक हर जगह पर इसको लेकर कहा था कि अपहरण, डकैती, हत्या, लूट जैसी तमाम वारदातों को ये अंजाम दिया करता था। और इसी दौरान ये सत्येंद्र बरनाला के साथ जुड़ जाता है और इसने अपना भी गैंग खड़ा करने की इच्छा बताई। तो पहली बार जब ये बड़ी घटना में चर्चा में आया तो वो 10 फरवरी 1997 ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या। उनकी सजा हमने बताया आपको, उन्हीं कहानी बताई हमने आपको, उसमें उम्र कैद सजा होती है। लेकिन जब धीरे धीरे इसका ग्राफ बढ़ता रहा तो ये और बढ़ता रहा और मुन्ना बजरंगी के संपर्क में आया। मुन्ना बजरंगी को अगर आप जानते होंगे तो उसे जेल में मरवा दिया गया था और मुख्तार के करीबी जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो इसी मुन्ना बजरंगी संपर्क में आने के दौरान इसका मुख्तार अंसारी से रिश्ता बनता है और मुख्तार अंसारी को क्योंकि अत्याधुनिक हथियारों का शौक था तो जीवा के पास हथियारों को जुटाने का नेटवर्क था और इनकी दोस्ती जो है वो काफी गहरी हो जाती है। AK-47 जैसे हथियार मंगवाना, बेचना इसके बाएं हाथ का खेल है और धीरे धीरे इसके बारे में मशहूर हो गया कि ये वो शख्स है जो हथियारों को यूं बेच सकता है, मतलब मंगा सकता है, खिलौनों की तरह बेच सकता है। और मुख्तार और इनकी जोड़ी प्लस मुन्ना बजरंगी की जोड़ी फिर एक और बड़ा कांड करती है जो यूपी की सियासत को हिलाने वाली होती है। 1997 में हत्या करवाई थी ब्रह्मदत्त द्विवेदी की और 2005 जब आया तो एक हत्याकांड होता है कृष्णानंद राय का, बीजेपी के विधायक थे और मुख्तार अंसारी का नाम उसमें आया था। बहुत सारी गोलियां जो हैं 50-60 गोलियां कृष्णानंद राय को भून दी गई थी और कहा जाता है कि उस हत्याकांड में भी इसका नाम निकलकर सामने आया था। मुख्तार और ये दोनों पर आरोप लगे। हालांकि उस समय मुख्तार का दबदबा जो था बहुत तगड़ा था और धीरे धीरे उस मामले से छोड़ दिया गया, लेकिन प्रचलित कहानियों में मुख्तार अंसारी को उसमें मुख्य विलन के तौर पर दिखाता है। यह कहा जाता है कि 20 से अधिक मामले इस शख्स पर दर्ज हुए थे, लेकिन हर बार हर मामले में इसने अपने आप को बरी करवा लिया। 35 से ज्यादा सदस्य इसके गैंग में थे और इसके तमाम कामकाज को बागपत में एक लड़का है अनुज दुघट, वो इसके काम को देखा करता था। लेकिन गैंग से ऑपरेट करना, लेकिन वही है कि अब दुश्मन ज्यादा हो गए थे और एक एक करके इनके लोग कटते थे। मुख्तार को सजा हो गई, मुख्तार के भाइयों को सजा हो गई, बेटों को सजा हो गई, तो पॉलिटिकल उनका डैमेज हो गया। मुन्ना बजरंगी को जेल में मार दिया गया था। 2017 में एक कारोबारी थे अमित गोल्डी, उनकी हत्या हुई थी और उसमें भी जीवा समेत 4 ऐसे लोग थे जिनको उम्र कैद सजा सुनाई गई थी और तभी से जीवा जेल में बंद था। हालांकि इनकी जो पत्नी है वो साल 2017 में जो RLD है वहां से चुनाव लड़ी थी, मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव लड़ी थी और 2021 में इनकी पत्नी ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि, और इनकी पत्नी जो RLD की सदस्य हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं, उन्होंने ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2021 में एक लेटर लिखा था कि इसकी जान को खतरा है, यानी उनके पति की जान को खतरा है। और उसके बाद 2 साल बाद 7 जून 2023 को इनको कोर्ट परिसर में मार दिया गया। अब इस कहानी के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि भाई ये कोई साधु व्यक्ति नहीं थे, इन्होंने 20 से ऊपर मुकदमे हैं, हत्या, रंगदारी, लूट, डकैती, हिंसा, जितने तरह के अपराध हो सकते हैं सारे इन्होंने किए थे और उसका इन्हें कोई अफसोस भी नहीं था। पॉलिटिकल बैकिंग थी, कई घर उजाड़े थे, 2 विधायक इन्होंने मार दिए, AK-47 हथियार, तमाम अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया। तो एक इन्हीं कहानी है। दूसरी कहानी यह है कि भारत में एक सिस्टम है सजा देने का। उस सजा देने के सिस्टम को क्या अतीक अहमद, अशरफ अहमद और अब ये घटना जो है वो चैलेंज नहीं कर रही है। हालांकि जब आप ये बात रखते हैं तो लोग कहते हैं कि वो कहां गया मामला जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी या बाकी मामलों में हत्या में ये जेल गए और वहां से फ्री हो गए। कृष्णानंद राय को मारा 60 गोली और कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या ये एक नए ट्रेंड की शुरुआत नहीं है? कभी वकील के भेष में, कभी पत्रकार के भेष में आकर गोलियां मार दी जा रही हैं।
कत्ल किया जा रहा है और खामोश हैं लोग। कहा गया था अपराधियों का सफाया हो जाएगा,